हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है आपका 9 जुलाई और आज हम देखने वाले हैं कि आज का जो करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ के आगामी परीक्षाओं के आधार को देखते हुए जिस तरीके के सिलेबस हैं उसके हिसाब से आज का ये सेशन है। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि क्या है आज का करंट अफेयर। ओके, शुरुआत करते हैं हम अब। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य के उच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के उच्च न्यायालय में राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल यानी कि अधिवक्ता महाधिवक्ता जो होते हैं उन्होंने राज्य सरकार की दलीलों को पेश करते हुए यहाँ पे आरक्षण को बढ़ाने और घटाने की बात कही थी। तो चलिए जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हुई। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया है राज्य के उच्च न्यायालय ने कुल आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे 2012 के संशोधन की तरफ। 2012 के संशोधन में राज्य सरकार ने आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाते हुए 12% की आरक्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण यहां 14% कर दी गई थी, 14% कर दी गई थी। साथ ही साथ जनजातियों के लिए जो आरक्षण था उसको 20% रखा गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करें यानी अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करें तो इनकी जो टोटल आबादी के हिसाब से जो आरक्षण दिया गया था उसके आधार पर कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। ओके, इनका जो आरक्षण का आधार था वो 14% रखा था। बाद में इस अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रतिशत को 16% कर दिया गया। ठीक है, 16% कर दिया गया और अभी मौजूदा सरकार ने 20% को बढ़ा करके अभी 32% कर दिया और यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इस तरीके से अभी हाल ही में जो महाधिवक्ता के द्वारा दलीलें पेश की गई उसके आधार पर अब जो है प्रतिशत का रिजर्वेशन का जो क्रम है अनुसूचित जाति के लिए शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका 16% से घटाकर 12% कर दिया गया। अगेन आप अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें, एस शेड्यूल ट्राइब की अगर मैं बात करूं तो इनका जो परसेंटेज है वो 20 से बढ़ा करके 32% कर दिया गया और ओबीसी में कोई चेंजेस ना करते हुए इसे 14% रखा गया। यानी टोटल अगर मैं बात करूं तो ये अभी आपके पास यहाँ पे 58% आरक्षण का प्रोविजन यहाँ पर पास कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका 58%। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है प्रदेश के कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक कमर्शियल और नॉन कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पॉलिसी लाने का मंजूरी दिया है। तो प्रदेश की कैबिनेट ने हाल ही में कमर्शियल और इलेक्ट्रिकल नॉन कमर्शियल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 लाया है। इसके तहत सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जोड़ दिया जाएगा, चाहे वो कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। इस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंट रहने वाली जो गवर्नमेंट्स हैं उन सबको थोड़ा सा इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और अलग अलग जगहों पर चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था की जाएगी। चार्जिंग पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे ध्यान से देखेंगे। चार्जिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा मॉल में, आवासीय परिसर में या फिर आवासीय कॉलोनी में, आवासीय परिसर में, आवासीय कॉलोनी में जो ओवरब्रिज रहते हैं, ओवरब्रिज के नीचे वाली जो खाली जगह रहती है वहां पे बनाया जाएगा। साथ ही साथ कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस जहां पर भीड़ रह सकती है और उसी जगह पे पेट्रोल पंप पे, इन सारी जगहों पे चार्जिंग पॉइंट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। चार्जिंग पॉइंट का यहाँ नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। क्लियर रहेगा। इससे राज्य कैबिनेट ने यह सोचा है कि इससे पर्यावरण को भी संरक्षण प्राप्त होगी। तो ध्यान रखेंगे, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 को कैबिनेट के द्वारा लाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री के द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर किस नृत्य और प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में करने का निर्देश दिया गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा हरेली पर्व के अवसर पर किस नृत्य और प्रतियोगिता का आयोजन स्कूलों में करने का निर्देश दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हरेली पर्व अभी आने वाला है और हरेली पर्व जो है, हरेली पर्व के अवसर पर सभी स्कूलों में मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के जरिए यह निर्देश भेजा है कि यहाँ जितने भी शासकीय माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला या फिर उच्च शाला जितने भी हैं इन सभी जगहों पे अगर हम बात करें तो गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता
गेड़ी नृत्य और गेड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के रहन सहन, संस्कृति और कला को प्रोत्साहित करने के लिए, कला के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, बच्चों को छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ माटी की संस्कृति है उसे याद रखने के लिए यहाँ पर ये कला का आयोजन किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पेशा कानून, ध्यान देंगे यहाँ पर, पेशा कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा लागू किया गया? पेशा कानून क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा, PESA पेशा कानून है क्या? तो ध्यान देंगे यहाँ पे पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एक्ट जो है यहाँ पर पेशा कानून है। इसके तहत जितने भी ग्राम सभाएं होती है, ग्राम सभा में अगर हम बात करें तो जितनी भी अनुसूचित जनजाति की 85 जनपद हैं, तो जनपद के जितनी भी कमिटियां हैं, कमिटियों में अनुसूचित जनजातियों के भागीदारी को बढ़ाने हेतु ये पेशा एक्ट लागू किया गया है। इस पेशा एक्ट की अगर हम बात करें तो पेशा एक्ट राज्य के निर्माण के समय से ही मांग चल रही थी पंचायती राज सिस्टम में। साथ ही साथ यहाँ पर ग्राम सभा का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है और ग्राम फैसला में आईपीसी की धाराएं, जिसमें से 26 अधिकार दिए गए हैं, आईपीसी धारा के तहत 26 अधिकार दिए गए हैं। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है न्याय का अधिकार। तो अगर हम न्याय के अधिकार के बारे में बात करें आपसे, तो न्याय के अधिकार के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को, न्याय के अधिकार के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, अधिकार के तहत किसी व्यक्ति को न्याय दिया जाता है और वो अगर न्याय से संतुष्ट नहीं है, तो इसका सबसे बेनिफिशियल जो प्रोविजन है, यानी सबसे अच्छा जो प्रोविजन है यहाँ पर प्रावधान है, वो ये है कि आप अपील कर सकते हैं। इस न्याय के अगेंस्ट में अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पर न्याय नहीं मिला है, तो आप जुडिशियरी में जाकर के अपील कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान दिया गया है। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा पेशा एक्ट लागू किया गया है। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन में है कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का शुभारंभ किसने किया? तो ध्यान देंगे, पशु स्वास्थ्य शिविर सम्मेलन 2022 का उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य को, अगर हम बात करें पशु स्वास्थ्य को महत्व देना, पशु स्वास्थ्य को महत्व देना, साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर निर्भर होना, ये इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ये सम्मेलन पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्रालय के मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा नई दिल्ली में NSC की अगर हम बात करें, NASC में इसका आयोजन किया गया, NASC में इसका आयोजन किया गया पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर बी। चलिए आगे बढ़े, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड, सब नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 के ब्रॉन्ज मेडल से राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया? ऑप्शन में दिया गया है बस्तर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड दिया गया, यहाँ पर टर्बोकुलोसिस जो बीमारी है टीबी एलिमिनेशन के लिए, यानी मिनिमाइजेशन के लिए, कम करने के लिए ये अवार्ड दिया गया था और ये ब्रॉन्ज मेडल बस्तर जिले को दिया गया है, बस्तर जिले को दिया गया है। मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है टीबी के मरीजों में कमी लाने हेतु। ठीक है, क्लियर? चलिए यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो टीबी के जितने भी पेशेंट हैं इन सब में कमी लाने हेतु यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। चलिए, अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह अवार्ड स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भगवान नरसिंह की पुरानी मूर्ति खुदाई के दौरान किस स्थान से प्राप्त किया गया? तो ध्यान रखेंगे, जब भगवान नरसिंह की पुरानी मूर्ति की बात आती है तो रायपुर जिले के आरंग तहसील के कुम्हारी गांव से प्राप्त हुए हैं। तालाब की खुदाई के दौरान ये मूर्ति प्राप्त हुई है और इसमें भगवान नरसिंह जो हैं ये योग मुद्रा में है।
योग मुद्रा में है। और ऐसी मूर्तियों का आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा ये इनका डेट की अगर हम बात करें किस समय की है, यानी इनका समय जो पता लगाया गया है वो है चौथी से 5वीं शताब्दी की, चौथी से 5वीं शताब्दी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आरंग। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम के लिए प्रदेश के किस जिले का चयन किया गया है। ध्यान से देखेंगे, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ये जो कार्यक्रम है ये रामानुजनगर के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा मदनेश्वरपुर गांव में, ध्यान से देखेंगे, मदनेश्वरपुर गांव में इसकी शुरुआत की गई है। और एक युद्ध नशे के विरुद्ध का मेन कारण है कि जो छात्र जो हैं, जो बच्चे हैं, नशे के लत लग जाती है जिनको, इसके अगेंस्ट में धारा 77 और 78 की अगर हम बात करें, बाल विधेयक की अगर हम बात करें तो बाल विधेयक की धारा 77-78 के तहत बच्चों को नशे से दूर रखने हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया है। अगर इसके तहत कोई व्यक्ति बच्चों को नशे के लत लगाने की कोशिश करता है तो उसे 7 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया जाता है, या फिर ये दोनों हो सकते हैं, साथ ही साथ सश्रम कारावास भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए का अर्थदंड, 1 लाख रुपए का अर्थदंड या फिर 7 साल की सजा, 7 साल सजा, ये दोनों एक साथ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया जाता है बच्चों को नशे की लत लगाते हुए, तो इनको ये दोनों चीजें उन पर लागू होंगी। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा सभी जिलों में एक युद्ध नशे के विरुद्ध कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल रामानुजनगर के मदनेश्वरपुर गांव से शुरू किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विद्युत देयक में कितने प्रतिशत की रियायत देने की घोषणा की गई है, रियायत देने का निर्णय लिया गया है। तो गाइस ध्यान देंगे, जिस तरीके से घरेलू उपयोग के लिए अगर हम बात करें तो घरेलू उपयोग में 50% की रियायत दी जा रही है, 50% की रियायत दी जा रही है। 400 यूनिट से ऊपर खर्च होने पर बिजली बिल में सेम कंडीशन, सेम शर्तें लागू की गई है ग्रामीण औद्योगिक पार्क और गौठानों में। यहां पर निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कि यहां जितने भी गौठान हैं और ग्रामीण औद्योगिक पार्क हैं उनमें अगर विद्युत सप्लाई 400 यूनिट से ज्यादा हो रही है, खपत अगर 400 यूनिट से ज्यादा हो रही है, तो यहां पे उन्हें भी घरेलू उपभोक्ता की तरह 50% का छूट या रियायत दिया जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहां पर होगा आपका बी। चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रदेश में बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस स्कॉलरशिप योजना की पहल की गई है। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर प्रदेश में बेटियों को शिक्षा के लिए बोला गया है। अभी भी देखेंगे आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर आपसे बोला गया है कि किस स्कॉलरशिप योजना की पहल की गई है, तो आपको याद रखना है स्वर्ण शारदा नाम के स्कॉलरशिप की पहल की गई है। और ये पहल IBC 24 के द्वारा की गई है। और मुख्यमंत्री ने सबसे पहले इसकी शुरुआत रायगढ़ जिले की 12वीं बोर्ड की टॉपर, 12वीं बोर्ड की अगर हम बात करें तो 12वीं बोर्ड की टॉपर कुंती साव को 1 लाख रुपए स्कॉलरशिप राशि देते हुए शुरुआत की है। 1 लाख रुपए इसकी राशि देते हुए शुरुआत की है। क्लियर रहेगा। चलिए, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यहां पर स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप की शुरुआत की गई है। चलिए, राज्य के किस जिला पुलिस द्वारा खाकी के रंग स्कूल के संग अभियान की पहल की गई है। खाकी के रंग स्कूल के संग, इस अभियान की पहल की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, विषय पढ़ाए जाते हैं, विषय की जागरूकता हेतु, विषय की जागरूकता और आत्मरक्षा
के गुण सिखाए जाएंगे, आत्मरक्षा के गुण सिखाए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर खाकी के रंग स्कूल के संग ये कार्यक्रम कोरबा जिला के पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल जी के द्वारा शुरुआत की गई है कोरबा जिले में। क्लियर रहेगा? तो ये कोरबा में शुरुआत की गई है, किसके द्वारा? तो कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराज पटेल जी के द्वारा ये शुरुआत की गई है। भोजराज पटेल जी के द्वारा ये शुरुआत की गई है कोरबा जिले में। याद रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहां पर, राज्य सरकार द्वारा दलहन के खरीदी हेतु कितने टन का लक्ष्य रखा गया है? तो ध्यान रखेंगे यहां पर 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, वित्तीय वर्ष के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर राज्य सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन 50,000 मीट्रिक टन का दलहन खरीद का लक्ष्य रखा है। और इस दलहन खरीद में दलहन की जो मुख्य रूप से फसलें शामिल होंगी वो होगा अरहर, उड़द और मूंग। ये तीन दालों की अगर हम बात करें, ये तीन दलहन की फसलों का खरीद राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा 2022 से 23 के इस वित्तीय वर्ष में। और साथ ही साथ यहाँ पे लक्ष्य जो है 50,000 मीट्रिक टन का रखा गया है। करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राज्य शिक्षा विभाग ने किस दिन को राज्य के स्कूलों में बैगलेस डे घोषित किया है? बैगलेस डे घोषित किया गया है, यानी छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षा विभाग ने बैगलेस डे घोषित करने की बात कही है। सप्ताह में एक दिन बैगलेस डे होगा। बैगलेस डे का मतलब क्या है? तो बैगलेस डे का मतलब है कि स्कूल में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं उनको बस्ता लेकर के स्कूल नहीं जाना होगा। बैगलेस डे में बस्ता लेकर के स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बस्ता लेकर नहीं जाना है। तो इस दिन आखिर होगा क्या? तो इस दिन दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो प्रेरक कहानियां, पीटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब चीजें शामिल की जाएंगी। यानी शनिवार के दिन को बैगलेस डे के रूप में डिसाइड किया गया है राज्य के शिक्षा विभाग के द्वारा। और यहाँ पर बोला गया है कि बच्चे उस दिन कोई भी बस्ता लेकर के नहीं आएंगे और उनको साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति के साथ आपका खेलकूद, पीटी, प्रेरक कहानियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम अलावे में अगर हम बात करें तो इन सब पे विशेष जोर दिया जाएगा। क्लियर रहेगा? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर शनिवार। करेक्ट ऑप्शन जो होगा ये होगा आपका शनिवार। आगे बढ़ते हैं। देश में हरियाली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? देश में हरियाली महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो सबसे पहले आता है कि हरियाली महोत्सव का मेन पर्पस क्या है। तो हरियाली महोत्सव की अगर हम बात करें तो आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ये महोत्सव मनाया गया। कहाँ मनाया गया? ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में इसको मनाया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा मनाया गया? तो पर्यावरण मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा ये मनाया गया। इसमें जोर दिया गया है वृक्षारोपण की तरफ, वृक्षारोपण को जोर दिया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार, उसके बाद राज्य की पुलिस विभाग, दिल्ली के कुछ स्कूल्स को इसमें शामिल किया गया है, विद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों को वृक्षारोपण के लिए जागरूक करें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये 8 जुलाई को मनाया गया। ये आयोजन 8 जुलाई को ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के परिसर में आयोजित किया गया। क्लियर रहेगा? करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर होगा आपका ए। चलिए, क्वेश्चन है, देश के प्रथम राष्ट्रपति के सम्मान में किस क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सम्मान में किस क्षेत्र में अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति के सम्मान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
मेमोरियल अवार्ड देने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किया गया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। हाल ही में भारत की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रशासनिक परिषद के बैठक में यह फैसला लिया गया। भारतीय प्रशासनिक परिषद के बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात की घोषणा की कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सम्मान देने हेतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड प्रशासन के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो याद रखेंगे यहां पर किस क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है, तो लोक प्रशासन के क्षेत्र में देने की घोषणा की गई है। ओके, ये सारी चीजें याद रहेंगी, छोटे छोटे पॉइंट्स आप यहां पर रिलेट करके रखेंगे। क्लियर रहेगा। जब राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है तो आप यहां पर याद रखेंगे कि भारत के संविधान सभा का जब संविधान निर्माण की बात हो रही थी उस समय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्लियर रहेगा। तो चलिए, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। अब बारी है स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और ये क्वेश्चन है अग्रदूत समाचार पत्र के समूह के, ध्यान से देखिएगा, अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। चलिए मैं हिंट दे देता हूं, यहां पर दिल्ली में यह किया गया था शुभारंभ, और किसके द्वारा किया गया था इसका आंसर आपको देना है। लास्ट अगर हम बात करें तो लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर होगा इंडोनेशिया। G70 के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया में होगी। जब इंडोनेशिया की बात आती है तो इंडोनेशिया से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी नूसंतारा स्थानांतरित करने की बात कही है। इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जो है ये है आपका जकार्ता से हटाकर के नूसंतारा में शिफ्ट करने की बात इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने किया है। ओके, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन, 9 जुलाई के करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। बहुत ही जल्द मिलेंगे अगले सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि इसका सभी को फायदा हो। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।